नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकल कर आया। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कई जगहों पर आपको लिखा मिलेगा कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1906-1908 के आसपास हुआ, और किसी किताब में लिखा है कि 1909 में उन्होंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। रदरफोर्ड ने अपने दो और साथियों के साथ, जिनको आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये मान के चलिए कि 1909 में आया, लेकिन 1911 में इन्होंने अपना एक मॉडल तैयार करके दिया। अभी तक आप जानते हैं कि जे थॉमसन मॉडल आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि वाटरमेलन के एग्जांपल से समझाऊंगी कि वाटरमेलन का जो आपका रेड वाला पोर्शन है वो पूरा प्रोटॉन है और उसमें एम्बेडेड बीज इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं। उसको चैलेंज कर रहे थे रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो प्लैनेटरी मॉडल है। अब प्लैनेटरी मतलब प्लैनेट्स, और प्लैनेट से आप समझ गए कि सूरज है और सूरज के आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सब आप जानते हैं। इन्होंने भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट दिया एटम का। ये बात याद रखिए कि अब तक, जब तक कि रदरफोर्ड पिक्चर में आए हैं, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ है, न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ है। ठीक है ना, यानी इनकी जो थ्योरी है, इनका जो एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और प्रोटॉन की पोजीशन समझाई जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है, एटम रदरफोर्ड मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ये तय हो गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कहीं ना कहीं बीच में सेंट्रलाइज्ड है। अगर एटम ये है, बड़ा सा एक मास है एटम, बड़ा सा एक स्फीयर है, तो उसके जो बीच वाला पोर्शन है, कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज है वो वही है। ठीक है ना, और पॉजिटिव का मतलब हुआ प्रोटॉन। तो यानी प्रोटॉन तो बीच में है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट एरिया में है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट क्षेत्र में है, आउटर मोस्ट क्लाउड में है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक है तो यहाँ होगा, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कई लाइनें ड्रॉ हो गई हैं, मैं सिर्फ एक लाइन बताना चाहूंगी आपको कि एक ही लाइन आप बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और ये जो सर्कुलर पाथ होता है ये कहलाया जाएगा ऑर्बिट। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको सम अप करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ बातें बोली, जैसे कि एटम में जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहलाया जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटॉन वाले पोर्शन होता है, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और डेंस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम है, उस एटम में पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल है, और क्या है, और डेंस है। ठीक है ना, इतना डेंस है कि आप ये मान के चलिए, रदरफोर्ड ने कहा कि आप ये मान के चलिए कि जितना भी मास है न्यूक्लियस का, वो सारा का सारा यहीं पर केंद्रित है। यानी इन्होंने ये कहा कि ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज इन न्यूक्लियस। ठीक है ना, इज इन न्यूक्लियस। क्लियर? तो ये हो गया इनका पहला कंक्लूजन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो कंक्लूजन दिया कि एक एटम कैसा होगा, उसका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एटम है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल पोजीशन में है। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है ये बहुत छोटा है, स्मॉल है और डेंस है, और आप ये मान के चल सकते हैं कि एटम का जितना भी मास है वो इसी पोर्शन में केंद्रित है। ये हो गया पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, अच्छा यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही है, आप ये मान के चलिए, अभी न्यूट्रॉन नहीं आए हैं पिक्चर में। तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सर्किल में या ऑर्बिट में या शेल में रोटेट करेगा। ठीक है ना, रिवॉल्व करेगा। ठीक, अब अगर हीलियम है तो हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एलिमेंट का, वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एलिमेंट्स लेंगे तो उनके केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। पर थ्योरी वही रहेगी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के अराउंड ही
सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ में। और इस सर्कुलर पाथ को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ऑर्बिट, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, रोटेट और रिवॉल्व, ठीक है। आई होप आप इनके बीच का मतलब समझते होंगे। लेकिन यहाँ ये इनका जो कहने का मतलब है वो ये कि उसके चक्कर काट रहा है, ठीक है ना। आगे हम इसको एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीजों से जोड़ के पढ़ेंगे। फिलहाल ये सेकेंड पॉइंट हो गया। चलिए, तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। आ गया ये नाम, मतलब क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो डेफिनेटली इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक ऐसा अट्रैक्शन जो हमेशा इन दोनों को एक दूसरे की तरफ पुल करेगा। आपको हमेशा ये पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वही बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा, इसी वजह से जो एटम है वो स्टेबल होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी वजह से एटम स्टेबल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में जब इनसे क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने जो थ्योरी दी उस थ्योरी के हिसाब से इनका जो मॉडल था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट करने का मतलब नील नहीं होता है। उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसको अब हम नील बोर्स के नाम से पढ़ते हैं, नील बोर्स थ्योरी ऑफ एन एटम। चलिए, तो इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला। अब इन्होंने चौथी बात क्या बोली? देखिए, इन्होंने यहाँ कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्शन में रहते हैं, एटम को स्टेबल करते हैं। इन्होंने एक और बात बोली कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं डेफिनेटली उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पहले से भी थ्योरी आ रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों बराबर हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये हो गया, एक ही प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये तो चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब है कि अगर चार्जेस ही कैंसिल हो जाएंगे तो एटम क्या होगा आपका? न्यूट्रल, ठीक है। कई जगहों पर आप ये लिखा पाएंगे कि इन्होंने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। अगर आप ये थ्योरी को साइड कर दें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, तो अगर इनकी थ्योरी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से इतर भी देखें तो इन्होंने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, इसी वजह से जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये था इनका चौथा पॉइंट। और इनका पांचवा पॉइंट क्या था? इनका पांचवा पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, इन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि चलो ये तो इन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है और ये बहुत ही डेंस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, सर्कुलर पोर्शन में, सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का ये जो पाथ है सर्कुलर, इनके बीच में तो स्पेस है ना, और आप खुद देखिए कि स्पेस तो अच्छा खासा बड़ा है। अब अगर बाकी के जो हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें अलग अलग शेल्स भी हम पढ़ेंगे तो आप देखिए कितने सारे गैप हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि एटम में जो मेजॉरिटी स्पेस होता है वो खाली होता है। क्लियर हो गया? ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। 1911 में इन्होंने इसको सम अप करके दिया, अपनी थ्योरी इन्होंने बता दी। इसके क्या ड्रॉबैक थे? ड्रॉबैक का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसा पॉइंट नेगेटिव, नहीं, उसका मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसको वो समझा नहीं पाए, उसकी वजह से उनकी थ्योरी को किसी और ने ओवरकम करके अपनी थ्योरी को स्टेबलाइज किया। ठीक है, तो एनीवे ये है आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। छोटा सा लेक्चर था, इसको प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पूछा तो नहीं जाता प्लैनेटरी मॉडल बताओ, रदरफोर्ड मॉडल ही पूछा जाता है, इसी नाम से पूछा जाता है। पर इसमें जो मेन बातें थी वो यही थी। सबसे पहले एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, बहुत डेंस होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एंटायर मास एटम का वही होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करते रहते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं। और इसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसकी वजह से ये अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एटम हो जाता है न्यूट्रल और एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है।
तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें आपने ये पाया कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इनकी जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड क्यों कर दी गई। ठीक है ना। चलिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट है या इससे पुराने लेक्चर में आपको कोई डाउट है या किसी भी लेक्चर में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ फ्री होके पूछिए। डाउट क्लियरिफाई करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, नहीं तो आप डाउट में ही उलझे रहेंगे। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।